इसका सीधा सीधा मतलब सामान्य भाषा में समझा जाए तो भारतीय रेल में दो स्टेशनों के बीच में सिर्फ एक गाड़ी चल सकती है, चाहे वो मालगाड़ी हो या पैसेंजर हो। कैसे संभव होगा कि हर एक सिग्नल पे एक ट्रेन है और चल भी रही 100 की स्पीड में? हो सकता है, इज इट पॉसिबल? कभी आपने किया है? ऐसा नहीं होता है। जो भी गाड़ियां हैं वो एक निर्धारित गति से ही चलाई जाती है। वो गति से चलाने के लिए वो सभी गाड़ी फिट होती है। समझिए, एक स्क्रीन के ऊपर ही तमाम इंफॉर्मेशन साफ साफ नजर आती है। जैसे इस समय हम अहमदाबाद के डीएफसी ओसीसी में हैं। डीएफसी के ओसीसी में आखिरकार ये जगह कैसी है, क्या है? इस जगह को मैंने कई बार आपको दिखाया है। और एक और बड़ा सवाल पैदा होता है, जब डीएफसी की बात करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं है तो पटरी ही भारतीय रेलवे की हो या डीएफसी की, और डीएफसी तो रेलवे का ही हिस्सा है। तो बहुत लोगों को लगता है कोई फर्क नहीं है, ठीक है उधर चली गई मालगाड़ियां। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ डीएफसी के एक अधिकारी हैं, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार अग्रवाल। मैं डीएफसी अहमदाबाद में कार्यरत हूँ। एजीएम बिजनेस डेवलपमेंट। तो सर ये कहना ठीक होगा कि जैसे वो पटरी वैसे ये पटरी, ये ठीक होगा कहना? नहीं, पटरी तो दोनों सेम है, लेकिन बहुत सारे अंतर हैं। जो डीएफसी में कई स्पेशल फीचर जोड़े गए हैं जो इंडियन रेलवे में नहीं है वर्तमान में। जैसे जैसे हमारा जो वायर है, बिजली का वायर, वो इंडियन रेलवे से ऊंचाई पे है। हमारी जो स्टेशन यार्ड की लाइनें हैं वो लंबी है इंडियन रेलवे से। कितनी फर्क है? अगर आप कह रहे हैं ऊंची ऊंची है, इंडियन रेलवे की कितनी होती है, आपकी कितनी है? हमारी लगभग 8.5 मीटर है और इंडियन रेलवे की होती है वो 7 से 7.5 मीटर की होती है। अच्छा, तो ये बात हो गई। साथ ही साथ स्टेशनों की अगर हम बात करें तो उसमें कितना फर्क होता है? स्टेशन की जो लाइन होती है वो नॉर्मली इंडियन रेलवे में वो 700 मीटर से 750 मीटर की होती है। हमारी लाइन है 1.5 किलोमीटर की है। तो हम डबल मालगाड़ी को एकोमोडेट कर सकते हैं उन यार्ड में। ये फ़र्क है। अच्छा, स्टेशन की अगर हम बात करें, भारतीय रेलवे का स्टेशन, एक आपका स्टेशन। भारतीय रेल के दो स्टेशन हैं, उनके बीच में नॉर्मली 5 किलोमीटर का गैप होता है। हमारे यहाँ पे जो दो स्टेशन के बीच की डिस्टेंस है वो है 40 किलोमीटर। और भारतीय रेल नॉर्मली एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम पे चलती है। हमारा पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम के तहत बना हुआ है। इसका सीधा सीधा मतलब सामान्य भाषा में समझा जाए तो भारतीय रेल में दो स्टेशनों के बीच में सिर्फ एक गाड़ी चल सकती है, चाहे वो मालगाड़ी हो या पैसेंजर हो। लेकिन हमारे दो स्टेशनों के बीच में हम 20 ट्रेनें चला सकते हैं। दो स्टेशनों के बीच में 20 ट्रेनें? 20 ट्रेनें चला सकते हैं। कैसे? हमारे जो सिग्नल है उनके दो सिग्नलों के बीच की डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। और जैसा मैंने भी आपको कहा कि हमारे दो स्टेशनों के बीच की डिस्टेंस 40 किलोमीटर है। तो उस आधार पर हमारे एक ए से लेकर बी स्टेशन के बीच में लगभग 20 सिग्नल होते हैं और उन हर सिग्नल पे हम एक गाड़ी को रख सकते हैं। कैसे संभव होगा कि हर एक सिग्नल पे एक ट्रेन है और चल भी रही 100 की स्पीड में? हो सकता है, इज इट पॉसिबल? कभी आपने किया है? अभी किया नहीं है, लेकिन हमने कैपेसिटी इस तरह से बनाई है। अच्छा, इतनी कैपेसिटी है? यस, कि हम दो स्टेशनों के बीच में 20 मालगाड़ियों का संचालन कर सकें। और हमारे सिग्नलिंग सिस्टम ऐसे हैं जो हर सिग्नल अगले सिग्नल की स्थिति को रिपीट करता है। तो ड्राइवर को ये हर समय पता होता है कि मुझे अगला सिग्नल किस स्थिति में मिलेगा। सर एक और सवाल है, जब भारतीय रेलवे की बात होती है लाखों लोगों को रोजगार देती है। आपके डब्ल्यूडीएफसी की बात करें, कितने लोग यहाँ काम करते हैं? डब्ल्यूडीएफसी में देखिए, डायरेक्टली तो हमारे यहाँ स्टाफ स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इंडियन रेलवे में है। लेकिन हमने चूंकि यहाँ पे आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ एक अच्छे नंबर में लोग लगे हुए हैं। ये डायरेक्टली जो रोजगार पा रहे हैं, उसके अलावा इनडायरेक्ट वे में हमारे यहाँ कई कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। एल&टी है, जापान की फर्म ने भी काम किया, लेकिन अल्टीमेटली सब काम जो है वो भारतीय लोगों के द्वारा ही किया गया है। और आज भी जो मेंटेनेंस का कार्य है और अन्य कई एक्टिविटियां हैं जिसमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, वो सब हमारे भारतीय लोग ही कर रहे हैं। तो रोजगार देने में डीएफसी ने बहुत अहम योगदान दिया है हिंदुस्तान में। सर जब डीएफसी की बात करते हैं तो इसका जो ट्रैक है, एक भारतीय रेलवे का ट्रैक होता है, लेवल क्रॉसिंग, फिर पता चला लोग रुके हुए हैं, कहीं कोई पार कर रहा है, कहीं जानवर आ रहा है, तो इस तरीके की दिक्कतें आप लोगों को भी होती होंगी? डीएफसी को जो बनाया गया है वो लेवल क्रॉसिंग फ्री बनाया गया है। ये शुरुआत में ही सोचा गया था। और कोई भी लेवल क्रॉसिंग डीएफसी पे न रहे, डीएफसी लेवल क्रॉसिंग फ्री रहे, इस चीज़ को इंश्योर किया गया है। और वर्तमान में डीएफसी के ऊपर कोई लेवल क्रॉसिंग नहीं है। या तो उसमें आरयू भी बना दिया गया है, मतलब अंडर ब्रिज, या आरओ भी बना दिया गया है। इसी कारण से हम मालगाड़ी की स्पीड जो है वो भारतीय रेलवे से कहीं ज़्यादा निकाल पाते हैं जो एवरेज मालगाड़ी की स्पीड है। एवरेज स्पीड क्या रहती है डीएफसी में? हमने जो टारगेट किया है वो तो हमारी जो एवरेज स्पीड है वो करीब 65 के आसपास होना चाहिए। वर्तमान में हम अभी डब्ल्यूडीएफसी में लगभग 50 की स्पीड ला पा रहे हैं, जो कि भारतीय रेलवे से
लगभग डबल से ज़्यादा है। सर एक और सवाल उठता है, भारतीय रेलवे में 25 किलोमीटर की स्पीड पे मालगाड़ी चल रही है और वही मालगाड़ी आपके पास आ गई और उसको आप चला रहे हैं 75-100 पर जो है मैक्सिमम अगर स्पीड देखें तो उसमें दिक्कत भी आती होगी, अचानक पता चला पहिया ही निकल गया। ऐसी घटनाएं होती हैं क्या? ऐसा नहीं होता है। जो भी गाड़ियां हैं वो एक निर्धारित गति से ही चलाई जाती है। वो गति से चलाने के लिए वो सभी गाड़ी फिट होती है। अगर कोई गाड़ी 100 किलोमीटर की गति से चलने के लिए फिट है तभी उसको 100 किलोमीटर से चलाया जाता है। और उस तरह से पहिया निकलना और ये सब घटनाएं अगर होने लग जाए तो फिर ट्रैफिक इतना चल नहीं सकता है। तो रेलवे का बहुत फुल प्रूफ सिस्टम है। आज भी जो मालगाड़ियाँ हमारे सिस्टम पे आती है डीएफसी पे, वो सब रेलवे से एग्जामिन होकर आती है। और ऐसी कोई घटना अभी तक रिपोर्ट में नहीं आई कि चलती मालगाड़ी का पहिया ही निकल जाए। सर यहाँ पर जो लोको पायलट होते हैं आप लोगों के, तो वो लोको पायलट क्या आपके उस पे होते हैं या भारतीय रेलवे के होते हैं? मालगाड़ी के डब्बे, इंजन और लोको पायलट वर्तमान में सब इंडियन रेलवे के ही हैं। हम उन्हें एक्सप्रेस वे पाथ प्रदान करते हैं ताकि वो द्रुत गति से अपने डेस्टिनेशन की ओर रवाना किया जा सके और चलाया जा सके। और ये भी इंश्योर किया जाता है कि डीएफसी पे मालगाड़ी की गति है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। उस अगर कोई डब्बा या इंजन फिट है तो उसे 100 किलोमीटर से ही चलाया जाए, इस बात को इंश्योर किया जाता है। सर यहाँ ओसीसी के अंदर हम हैं, एक बड़ी स्क्रीन है, 72 मीटर बोला जा रहा है कि लंबाई है इसकी, और ऊंचाई का एक मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना चौड़ी स्क्रीन है। तो इसमें जरा स्क्रीन में समझाइए कि क्या दिखा रहे हैं, कोई अलग अलग जगह हैं, इनके बारे में बताइए। ये पूरी स्क्रीन जो है हमारे वेस्टर्न डीएफसी को डिपिक्ट करती है। वेस्टर्न डीएफसी जो है वो दादरे से चालू होता है और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे ख़त्म होता है। ये टोटल लंबाई है करीब 1504 किलोमीटर ट्रैक की लंबाई। और ये पूरे 1504 किलोमीटर को आपको इस वीडियो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। और हर स्टेशन इस वीडियो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। स्टेशन के साथ साथ में 2 स्टेशनों के बीच की रेलवे लाइन भी दिखाई दे रही है। और उन बीच की रेलवे लाइनों पर और स्टेशन पे जो मालगाड़ियों का संचालन हो रहा है वो भी यहाँ पे आपको लाइव दिखाई दे रहा है। यहाँ लाइव दिख रहा है, जरा सर यहाँ पर आके थोड़ा सा दिखाइए कि किस तरीके से ये लाइव दिख रहा है। अगर हम स्क्रीन से ही चलें तो न्यू जेएनपीटी और न्यू पालघर सेक्शन, तो इसको यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है। और जो जेएनपीटी की बात करते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो कौन सा सेक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है? जेएनपीटी से अभी वैतरणा सेक्शन जो है हमारा अभी सफाले है वैतरणा के पास में, वो पूरा स्टेशन अभी हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो आप देख रहे हैं अभी ऊपर ये जेएनपीटी लिखा हुआ है, जेएनपीटी जो ऊपर लिखा हुआ है, वो हमारा जेएनपीटी है। उसके बाद ये हमारा न्यू सफाले स्टेशन है। तो यहाँ तक जो है हम कहते हैं सचिन जिसको बोलते हैं, हाँ सचिन। तो यहाँ आप समझिए न्यू जेएनपीटी और यह जगह पड़ती है न्यू सफाले, यानी सचिन भी बोला जाता है इसको ना। तो ये जो सेक्शन है हम कह सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपने पॉइंट बना रखे हैं, तो ये सब अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जो स्टेशन। लेकिन वहाँ पे यार्ड किस तरह का बनेगा, कितनी लाइन बनेगी, कितने पॉइंट्स डलेंगे, वो सब अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन ये अभी ऑपरेशनलाइज नहीं है, चालू नहीं है। लेकिन इसका डायग्राम अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है। सर इसके आगे चलें तो इसके आगे वाला सेक्शन खुल गया? इसके आगे वाला सेक्शन पूरा खुला हुआ है। कहाँ से सर? ये मैंने न्यू सफाले से आपको बताया। जैसे अभी आपको यहाँ वर्तमान में पारडी, गोठनगाम, इसमें जो भी आपको रेड में लाइनें, यार्ड में जितनी लाइनें दिख रही है, जैसे न्यू गोठनगाम भी ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो रेड दिख रहा है ये क्या है यहाँ पे? ये रेड जो दिख रहा है यहाँ पे मतलब कोई अभी गाड़ी खड़ी हुई है या यहाँ से गाड़ी जा रही है। तो यहाँ आप समझिए एक स्क्रीन के ऊपर ही तमाम इंफॉर्मेशन साफ साफ नजर आती है। जैसे इसकी अगर हम बात करें तो ये कौन सा सेक्शन दिखा रहा है? ये न्यू वर्डिया स्टेशन है। वो वर्डिया स्टेशन के बारे में अभी पूरा वर्डिया स्टेशन का डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। इसमें बीच में जो 2 लाइनें हैं ये मेन लाइन है और बाकी अगल बगल की लाइनें हैं वो हमारी लूप लाइनें हैं। सर एक और चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, अमूमन होता है भारतीय रेलवे में कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो वहां पर जो जांच की जाती है वो एक तरीके से कमिश्नर ऑफ सेफ्टी आते हैं, तमाम तरीके की जांचें होती हैं। आप लोगों के यहाँ अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है उसका? चूँकि हम पैसेंजर ट्रेनें नहीं चलाते हैं इसलिए कमिश्नर ऑफ सेफ्टी की इंक्वायरी तो नहीं होती है। लेकिन हमारे यहाँ भी उसी लेवल की इंक्वायरी होती है जिस तरह की इंक्वायरी इंडियन रेलवे में होती है। इंक्वायरी एक्सीडेंट का जो प्रकार होता है उसके आधार पर इंक्वायरी कमेटी डिसाइड की जाती है। एक्सीडेंट होने के उपरांत ये कमेटी का निर्धारण हमारे ऊपर कॉर्पोरेट ऑफिस के हायर अधिकारी करते हैं और वो जो जिन जिन लोगों को नॉमिनेट करते हैं वो लोग उसकी इंक्वायरी करते हैं। सर अभी इतने दिनों में कोई इस तरीके कोई एक्सीडेंट आया जिसमें जो है इस तरीके कमेटी की रिपोर्ट आई? मेजर एक्सीडेंट अभी डीएफसी में इस तरह का कोई नहीं हुआ जिसमें मेजर इंक्वायरी करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन हाँ, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, जैसे कहीं पत्थर गिर जाना है
और इस तरह की घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन कोई मेजर एक्सीडेंट अभी तक डीएफसी में इस तरह का रिपोर्ट नहीं हुआ है डब्ल्यूडीएफसी में कि जिसमें कोई बड़े लेवल की इंक्वायरी की जरूरत पड़ेगी। मतलब सेफ्टी का जो है खास ख्याल रखा जाए। पूरा ध्यान सेफ्टी का रखा जाता है और हर तरीके से सेफ्टी को इंश्योर करने के बाद ही गाड़ी चलाई जाती है। सर यहाँ पर एक और सवाल उठता है, क्योंकि आप बिजनेस डेवलपमेंट देखते हो तो तमाम लोग कहते हैं ये तो रेलवे का ही काम है, इनके पास तो है नहीं, ट्रेनें तो इनके पास है नहीं, ये तो जो है रेलवे का ही माल ले रहे हैं और उसी को आगे बढ़ा दे रहे हैं, इसमें नया क्या कर रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूं कि डीएफसी कोई रेलवे से अलग नहीं है। डीएफसी एक रेलवे का ही पार्ट है, मदर ऑर्गेनाइजेशन इंडियन रेलवे है। हम सभी जो कार्य करते हैं डीएफसी में वो रेलवे बोर्ड के निर्देशों पे ही करते हैं। तो जो गाड़ियां हम चला रहे हैं वो सब भारतीय रेल की गाड़ी है। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि बिजनेस डेवलपमेंट में भी जो डीएफसी का यूएसपी है कि मॉडल शिफ्ट ऑफ ट्रैफिक, जो हमें रोड से रेल पे लाना है, उसके लिए बहुत युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और हम उसके लिए नए नए गति शक्ति टर्मिनल खोलने का काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारे स्टेशनों पे पोटेंशियल है, जहाँ लैंड अवेलेबल है, वहाँ पे हम उनके टेंडर निकाल रहे हैं, लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो गति शक्ति टर्मिनल खोलें, खुद की ज़मीन पे खोलें या हमारी ज़मीन पे खोलें। उसका पर्पज़ ये है कि वहाँ से जरा इस स्कीम के बारे में बता दीजिए, जिससे लोग जो है अट्रैक्ट हों और उनको पता चले कि इस तरीके का जो है गति शक्ति टर्मिनल खोल सकते हैं वो लोग जिनकी रेलवे लाइन के करीब या डीएफसी के करीब जिनका लैंड है। क्या उसका प्रोसीजर क्या है? गति शक्ति टर्मिनल ये एक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की एक योजना है, गति शक्ति टर्मिनल योजना, जो रेलवे बोर्ड ने सन 2021 में निकाली थी। और उसके तहत हम दो तरह के टर्मिनल बना रहे हैं। एक शेड्यूल 1 के तहत बना रहे हैं और एक शेड्यूल 2 के तहत बना रहे हैं। शेड्यूल 1 में वो टर्मिनल है जिनमें लोग अपने स्वयं की ज़मीन के ऊपर रेलवे लाइनें बना सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद उसको हम कनेक्टिविटी अपने किसी नज़दीक के यार्ड से देते हैं ताकि वहाँ से ट्रेनों का संचालन हो सके और वो जो भी माल लोड करें या वो माल लेके आना चाहें वो उस टर्मिनल पर आके खाली हो और सारी सुविधाएं उसको मिले। इसी तरह से शेड्यूल 2 में उन गति शक्ति टर्मिनलों को कहा जाता है जहाँ पे कि ज़मीन रेलवे की होती है, लेकिन जो लाइन वगैरह बनाना होती है, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है, वो पार्टी को अपने खर्चे से करना होता है और उसके लिए हम टेंडर निकालते हैं। उसके एवज में जो भी वो खर्चा करता है उसके एवज में उसे टर्मिनल एक्सेस चार्ज और टर्मिनल चार्ज के रूप में उसको पैसा मिलता है प्रति रेक। उससे वो अपने खर्चे की भरपाई कर सकता है। सर अब तक इस जो योजना आप बता रहे हैं इसका रिस्पांस क्या रहा है? कुछ टर्मिनल तैयार हुए हैं इस तरीके के जिसमें जो है आपको लगे कि हाँ इस तरीके के टर्मिनल बना दिए तो बड़ा मजा आ गया, अब तो बढ़िया ही है, अच्छा अच्छा जो है धंधा आएगा? हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। पहला टर्मिनल हमने इस तरह का न्यू रेवाड़ी स्टेशन के पास में खोला, जो प्रिस्टिन लॉजिस्टिक एक कंपनी है, बहुत रेलवे की नामी कंपनी, उसने लिया वो टर्मिनल और आज वहाँ से वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। कम से कम 3 से 4 रैक वो डेली वहाँ से लोड कर रहा है, जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, पोर्ट में भी जा रहे हैं और दिल्ली एरिया में भी जा रहे हैं। इसी तरह से हमने और भी कई स्टेशन हैं जहाँ पे हमने अब इस तरह के टर्मिनल अवार्ड किए हैं जिनका काम चल रहा है। अभी ताज़ा हमने एक अमीरात अल्फ़ा टर्मिनल वालों को आईपीआई इशू किया है। हमने प्रचार मलिकपुर, धारूहेड़ा, शाकुन, सरादना, इन सब जगह हमने अपने आईपीए लोगों को दिए हैं टेंडर निकालने के बाद इन प्रिंसिपल अप्रूवल, जो उनको टेंडर अवार्ड हुए हैं। एक अभी हमारे आदरणीय एमडी साहब ने अभी पिछले महीने ही एक शेड्यूल 1 गति शक्ति टर्मिनल न्यू संजली स्टेशन पे उसका उद्घाटन किया है, तो वहाँ से भी वो बहुत जल्दी ट्रेन ऑपरेशन चालू हो जाएगा। उसके एक महीने पहले हमने गोठनगाम में शेड्यूल 2 में एक हमारा गति शक्ति टर्मिनल अमीरात लॉजिस्टिक वालों ने ओपन किया है, उस पर ऑलरेडी ट्रेनें आना जाना चालू है वहाँ पे। और भी कई हमारे प्रपोजल हैं जिनके हमने टेंडर अभी निकाल रखे हैं शेड्यूल 2 के तहत। और आम पब्लिक से हमारा यही एक्सपेक्टेशन है कि डीएफसी में बहुत सारा पोटेंशियल है बिजनेस करने का, तो ये जो टेंडर डीएफसी ने निकाले हैं उनका पूरा फ़ायदा उठाएं और जो हमारा यूएसपी है कि रोड से न ले जाके माल को उसको डीएफसी पे लाएं और वहाँ से लोड करें ताकि वो सुरक्षित रूप से और जल्दी अपने गंतव्य स्टेशन पे पहुँचे। यहाँ आप समझ सकते हैं अग्रवाल जी का जोश देखिए, तमाम तरीके की योजनाएं, और खास तौर पर जब हम रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे का पूरा फोकस है कि विकसित रेलवे का सीधा सा मतलब है विकसित भारत। और यहाँ पर हम जो तस्वीर है वो आपको दिखाना चाहते हैं। आमतौर पर आप सरकारी जगह पर इस तरीके के चीज़ें नहीं देखते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा जो काम करने का तरीका है या हम कह सकते हैं वातावरण है वो बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर की तरह है। तो ऐसा तो नहीं जैसे प्राइवेट सेक्टर में बहुत से लोग परेशान रहते हैं वहीं हाल यहाँ कर रखा हो आपने कि साहब
छुट्टी नहीं दे रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो तो नहीं है यहाँ पे, है तो सरकारी ना। बिल्कुल वैसा नहीं है, लेकिन सरकारी तंत्र में थोड़ी सी ढिलाई कभी कभी हो जाती है। वो ढिलाई यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, काम तो करना ही होता है। और एक स्पेशल टारगेट डीएफसी को मिला हुआ है, उस टारगेट के लिए हमारा पूरा स्टाफ कमिटेड है। और कभी इस तरह की कोई परेशानी हमने महसूस नहीं की, ना हमारे स्टाफ ने महसूस की है। छुट्टी और बाकी सब अधिकार उनको जो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं वो सभी को बराबर समय पे दिए जाते हैं। कई दर्शक हमारे पूछते हैं ये डीएफसी में भर्ती कैसे होती है, कैसे ये लोग जो है अचानक आ गए, कोई भर्ती निकली नहीं। तो जरा इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए। जैसे रेलवे में भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड बने हुए हैं, उसी तरह से डीएफसी की भर्ती भी पूर्ण पारदर्शी तरीके से नोटिफिकेशन के माध्यम से की जाती है। और वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा अपनाई जाती है। ठीक उसी तरह से लोग डीएफसी में भी आते हैं और उसी प्रक्रिया के तहत आते हैं। आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। यहाँ पर आप समझिए, ये कोई छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है। और जब हम WDFC की बात करते हैं तो दादरी में, मैंने आपको कई बार दिखाया कि दादरी में किस तरीके का काम हुआ, पूरा का पूरा सेक्शन आपको दिखाया। दादरी से लेकर सीधा सीधा JNPT तक आप कंटेनर ट्रेन लेकर आइए। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि पोर्ट पर कोई चीज उतरी तो जल्द से जल्द अपनी मुफीद जगह पर पहुंच जाएगी, जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट है वहां पहुंच जाएगी। पहले लंबा वक्त लगता था, लेकिन अब वक्त कम लगता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका माल भाड़ा कम होगा, जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर टाइम पर पहुँच जाएगी, यानी कहीं कमी नहीं होगी। तो इससे कहीं ना कहीं बड़ा फायदा सीधा सीधा कंज्यूमर्स को भी है, बिजनेस कम्युनिटी को भी है, और रेलवे को तो फायदा है ही है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन,